स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज हम लोग रिवीजन करेंगे कुछ ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा कल कंप्लीट हुआ था, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे, तो जितने सारे डाउट्स है एक साथ ही इकट्ठा करके चैप्टर के साथ ही इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि आगे बढ़ने में ठीक रहेगा। सबसे पहला काम तो जो नए स्टूडेंट हैं 9753749986 है ना, ये 4 है, तो इस नंबर पे मैसेज करके जो न्यू स्टूडेंट है वो मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीडीएफ और वीडियोस का फ़ायदा लेने के लिए। ये नंबर पे आप मैसेज करें। ये जो वीडियो सारे आप देख ही रहे होंगे, वीडियोस में कई सारे अच्छे कमेंट्स भी आपके मिले और जो डाउट्स है उसको आज हम क्लियर करेंगे, तो उन डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि या कल या परसों, मतलब नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर, ये मंडे या ट्यूसडे के अंदर कभी भी आपकी जो है लाइव क्लास पॉसिबल है, हो सकती है, और टाइम रहेगा दिन में 3 बजे। जो मनीष सर की क्लास का टाइम समथिंग 3:30 के आसपास रहता है, उसी के आसपास आपकी लाइव क्लास रहेगी केमिस्ट्री की। केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस हमने अभी तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा, तो आप प्रिपेयर हो जाए अभी से उसके लिए, ठीक है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर लाइव क्लास चाहिए, तो लाइव क्लास टेस्ट होगी। फिर आपके जो डाउट है वो डाउट आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट लिख दीजिएगा हमको यहाँ प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड फिर लाइव क्लास एक अलग हो जाएगी। चैप्टर के साथ चलते चलिए, पढ़ते चलिए, नोट करते हुए चलिए, और डाउट भी जिस क्लास में लगता है ना ये है तो उसी टाइम पे कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। और जैसे इस चैप्टर का रिवीजन क्लास है, अगला नेक्स्ट चैप्टर या पुराना जो कोई होगा उसका रिवीजन रखेंगे। पुराने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हुआ, एक पॉलीमर का, एक बायोमोलिक्यूल का। अगर उन दोनों से रिलेटेड भी होंगे तो उसकी भी एक रिवीजन क्लास हम रख लेंगे इसी तरीके से जैसा आज है। तो वो डाउट आप लिख देंगे, उसका सॉल्यूशन वहाँ हो जाएगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारी कोशिश ये है कि केमिस्ट्री में 30 आउट ऑफ 30 के, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से 30 मार्क्स आपको दिलाने की हमारी कोशिश है। अगर आप अपना प्रयास करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन है ये। बोर्स एटम मॉडल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, क्वांटा नंबर्स, अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन तक, फिर डी ब्रोगली समीकरण और फिर ऑर्बिटल्स का शेप। सबसे पहले टेबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे इकाई चार्ज होता -1, कूलाम में होता 1.60 10⁻⁻19, द्रव्यमान होता AMU में 0.00549 इलेक्ट्रॉन का, और ग्राम में 9.1 10⁻⁻28। इसकी जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। साथ में एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिए, आपका होगा 9.10 10⁻31 kg के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो होता है किलोग्राम में वेट वो समथिंग इतना होता है। चलिए प्रोटॉन का भी लिख देते हैं ताकि पढ़ाने में ठीक रहेगा, 10⁻⁻27, और समथिंग इसका भी इतना ही होता है 1.66 10⁻⁻27 ये 7 है kg, और ये kg, ये वेट है इनका। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन का सिंबल होता P, इसका इकाई आवेश है +1, कूलाम में आवेश होता 1.60 10⁻⁻19, AMU में 1.003 मतलब 1 एटॉमिक मास, ग्राम में 1.67 10⁻⁻24 है। ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी, नीचे जो वेट लिखा 1.67 10⁻⁻27 ये किलोग्राम में। ई गोल्डस्टीन ने केवल हाइड्रोजन उस तरीके के जो एलिमेंट है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, उसके लिए प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। लेकिन बाद में रदरफोर्ड, इसको भी ध्यान रखें आप, है ना, ये भी कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। रदरफोर्ड ने भी जो है आगे जो अदर एलिमेंट है उनके लिए प्रोटॉन के बारे में बताया था, रदरफोर्ड ने, तो ये नाम भी सही है अगर डिस्कवरी में आते हो। न्यूट्रॉन पे आ जाते हैं। न्यूट्रॉन का जो है चार्ज इकाई आवेश 0 है, कूलाम में भी 0 है, AMU में जो यूनिट है 1.0087 है, जो वेट है ग्राम में 1.67 और 10⁻⁻24, और जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये तो हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की टेबल बना लीजिए आप पूरा, ये किलोग्राम में भी ऐड कर लीजिए, और आपको कोई लगता था आप एक्स्ट्रा ऐड कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए सर आपने टेबल बनाई थी। उसके अलावा हमने 2-3 पॉइंट और ऐड किए, हमें बड़ी खुशी होगी, हाँ 2 पॉइंट आपने अपने मन से इसमें ऐड किए, वो जोड़ के हमारे साथ शेयर कीजिए सर ये हमने टेबल बनाई है, बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन और बोर समस्थानिक। तो ई गोल्डस्टीन को प्रोटॉन ने,
अगर मतलब प्रोटॉन की खोज इक्वल डिस्टीन है ना, सॉरी वो गलत बोलने में आ गया, और इसकी जगह रदरफोर्ड भी आए तो भी सही है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, केवल बोर समस्थानिक वाला ये नहीं है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन बोलेंगे। न्यूक्लियस ये देखिए, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन। ये चलिए आगे बढ़ते, किसने सिद्ध किया था कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती, तो जे थॉमसन ने अपना डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उससे जो है कैथोड से जो किरणें पैदा हुई थी वो एनोड की तरफ जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने इन किरणों को नाम दिया था कैथोड किरणें, और खोज की थी जे थॉमसन ने। वो पूरा जो डिस्कशन है आपको ये जो मेन क्लास मैंने पढ़ाई थी उसमें पूरा डिस्क्राइब भी किया था, तो वहाँ देख सकते हैं आप। अगला परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो कक्षाओं के अंदर जो लगाते हैं चक्कर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर परमाणु नाभिक की त्रिज्या होगी। और जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का वो भी अपन पढ़ के आए हैं, तो वो लिख सकते हैं। नाभिक का आकार निम्न में से किस में नापा जाएगा, फर्मी के अंदर नापा जाएगा। प्रोटॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही है ना, ड्यूटेरियम का नाभिक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन अणु को आयनित करता है, प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन होता है, तो ये सही है। प्रोटॉन जो है आयनित हाइड्रोजन यानी कि H+, यही है प्रोटॉन, ठीक है, इसलिए ये वाला पॉइंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित परमाणु में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, बहुत काम का क्वेश्चन है, ये टेबल देख लीजिए आप। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का जब सिंबल आप लिखेंगे, ठीक है, ये उस दिन भी मैंने क्लास में बताया था, फिर देख लीजिए 1H1, 1H2 और 1H3 है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अलग, समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 है। प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1, इस ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, और ट्राइटियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन, बस केवल यहाँ इनमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर का एटॉमिक मॉडल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हमको बोर का परमाणु मॉडल एक बार और समझना है, तो समझ लीजिए, ठीक है। बोर ने जो है परमाणु मॉडल दिया था, पहले जे थॉमसन ने दिया था, उसमें सुधार करके रदरफोर्ड ने दिया, और रदरफोर्ड के बाद बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। पहला पॉइंट है, परमाणु में नाभिक के चारों स्थायी ऊर्जा अवस्था एनर्जी लेवल होती है, वृत्ताकार होती है ना, जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षा जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन्हें ऑर्बिट नाम दिया था कक्षा। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करते हैं जिनका कोणीय संवेग, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है ना, ये वाला कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2π का सरल गुणक होता है। mvr मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, तीनों को मिला दे तो कोणीय संवेग आ जाएगा nh/2π, ठीक है। यहाँ सबका मान दे रखा है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग है, कक्षा त्रिज्या और n पूर्णांक 1 2 3। चौथा पॉइंट है, नाभिक की निकटतम कक्षा की ऊर्जा निम्नतम होती है ना, जो नाभिक है उसका जो सबसे पास का है, ये नाभिक है, ये तो ये सबसे पास का, ये इसको k बोलेंगे, इसको l, ठीक है। तीसरा वाला होगा तो m 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, 1 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर या कक्षा में घूमते रहने पर उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने बोला था जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाँ, लेकिन बाहर से अगर उसको ऊर्जा मिलेगी तो जंप करके अगले ऊर्जा स्तर में, अगले लेवल में चला जाएगा, वहां अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ वापिस पुरानी यानी मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा का अवशोषण इस क्वांटा के रूप में होगा, ये h न्यू के रूप में। और उत्सर्जित तथा अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करती है। मतलब कितनी ऊर्जा अवशोषित होगी, कितनी उत्सर्जित होगी, डिपेंड करेगा जो दो एनर्जी लेवल है उनके बीच में ऊर्जाओं का अंतर कितना है, E1 और E2 है ना, ये यहाँ उसका एक मान दे रखा है। E1 उच्च ऊर्जा स्तर, E2 उच्च ऊर्जा स्तर और E1 निम्न ऊर्जा स्तर। कक्षा की बोर्ड त्रिज्या निकालनी हो तो ये सूत्र याद रख ले आप, है ना। ये सूत्र इसलिए कभी कोई न्यूमेरिकल आए तो आप याद रख सके, n² h² 4π² me²। एक ये सूत्र भी है, n² 0.529 10⁻⁰ 8 सेंटीमीटर। n के किसी भी मान के लिए बोर त्रिज्या r का मान उपयुक्त समीकरण द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। अब परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें बोर मॉडल की, किसने, बोर मॉडल के आधार पर अगर हम किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें तो क्या पॉइंट बनेंगे।
पहला पॉइंट बनेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है ना तो ऊर्जा की कमी होगी ना ही वो ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये अपनी एक ऊर्जा के साथ उसके अंदर सर्कुलेट करता रहेगा ये। अगला, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो ऊर्जा विकिरणों का अवशोषण करेगा और देन आफ्टर अपनी उस ऊर्जा को खर्च करेगा, उत्सर्जन करेगा और वापिस अपनी मूल अवस्था में लौट आएगा। और तीसरा पॉइंट है, ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन पूर्ण क्वांटा के रूप में होता है, मतलब जो अवशोषण होंगे ऊर्जा या जो उत्सर्जित होगी वो पूर्ण क्वांटा के रूप में होगी। इसलिए परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस न होकर जो है लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में होगा। ये 3 पॉइंट है बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर अगर हम परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। अब अगला पॉइंट है हमारा कि अगर बोर का जो परमाणु मॉडल है इसमें क्या कमियां रह गई थी। पहली कमी, बोर मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दी, लेकिन जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो यहाँ ही फेल हो गया। अगला, अत्यंत दक्षता वाले सूक्ष्मदर्शी देखने पर ज्ञात होता है परमाणु स्पेक्ट्रम की मोटी रेखाएं कई महीन रेखाओं छोटी छोटी रेखाओं से बनी होती है। इस सिद्धांत के द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म जो है मान लो छोटी छोटी जो संरचना है रेखाएं हैं उनके बारे में इन्हें व्याख्या नहीं कर पाए। और अगला है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन होता है ना, उस विकिरण को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दें मैग्नेटिक फील्ड में तो स्पेक्ट्रम की रेखाएं बढ़ जाएगी, अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जैसे यहाँ है तो ये बढ़ जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगी। तो इस इफेक्ट को कहते हैं जीमान प्रभाव, है ना, जीमान प्रभाव, इसको जीमान इफेक्ट बोला गया है। तो इसके बारे में वो नहीं बता पाया था, ये जीमान प्रभाव, ये व्याख्या नहीं कर सका। अगला, ऊर्जा त्रिज्या वेग वाले व्यंजक केवल एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु आयनों के लिए गणना योग्य और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या नहीं कर पाया। अलग अलग कक्षाओं में, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। फिर बोर बरी ने फॉर्मूला दिया था 2n² वाला, उससे इलेक्ट्रॉन का पता चला कि पहले कोष में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। प्रश्न है, बोर मॉडल स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करेगा, सौर स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन अणु का स्पेक्ट्रम, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन या परमाणु का स्पेक्ट्रम या केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन या परमाणु का स्पेक्ट्रम। अगला, परमाणु का बोर प्रतिरूप किसके द्वारा विरोधित किया जाता है, तो हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा। बोर की कक्षा में कुल कितनी जो बोर की कक्षा में कुल गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, -1। तो ये जो कंटेंट था ये क्लास नंबर 1 का कंटेंट था। अब स्टार्ट होगा हमारा जो हमने सेकंड क्लास पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उससे रिलेटेड। बोर के परमाणु मॉडल निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है, तो ये है, एक परमाणु में नाभिक होता है ये और एक इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष ऊर्जा स्तरों से चक्कर लगाते हैं। इन दोनों पॉइंट पर ये निर्भर करेगा, इस पे डिपेंड करता है, इस पे आधारित है। अगला, बोर का परमाणु मॉडल शुद्धता पूर्वक किस स्पेक्ट्रम का अनुमान लगा सकता है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन परमाणु और अणु, सभी अणु, केवल हाइड्रोजन परमाणु। कौन सा तथ्य बोर मॉडल के द्वारा प्रमाणित नहीं है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होने की संभावना सर्वाधिक है, ये बाकी सारे प्रमाणित है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, केवल पहला वाला नहीं है। चलिए, बोर के सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की 5वीं कक्षा में कोणीय संवेग निकालने के लिए सूत्र है NH/2π, ये सूत्र लगा दे आप। n का मान, अब यहाँ n क्या है, यहाँ 5वीं कक्षा है तो n का मान हमने रख दिया 5, 5h/2π, तो ये कट जाएगा तो 2.5 है ना, 5 / 2 = 2.5 h/π, तो ये आंसर आ गया आपका 2.5 h/π। अगला, एक टेनिस बॉल जिसका द्रव्यमान 60 ग्राम है 10 मीटर वेग से गति कर रही है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू उसने दी है, तो m 60 ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 0.060, ये वेग है इसका, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू h/m × v लेमड़ा बराबर, ठीक है, ये h/m × v लेमड़ा का मान, h का मान रख दिया प्लांक कांस्टेंट, m का मान 0.060, v 10 है, इसको हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा -34 और ये कितना हो जाएगा 33, तो एग्जैक्ट मतलब समथिंग आंसर आएगा 10⁻³ बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बट हाँ ये ऑप्शन में मिल रहा है हमको। अगला, जब एक इलेक्ट्रॉन L कक्षा से M कक्षा में जाता है तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा तो अवशोषण और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आ रहा तो उत्सर्जन, ये ध्यान रखना है। डी ब्रोगली समीकरण निम्न पर लागू होती है, सभी गतिशील पदार्थों पर डी ब्रोगली समीकरण लागू होती है और डी ब्रोगली समीकरण लेमड़ा बराबर h/mc होती है, ये डी ब्रोगली समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 8।
डी ब्रोगली समीकरण जो है, दो समीकरण आइंस्टीन की समीकरण E इक्वल टू mc स्क्वायर और प्लांक समीकरण E इक्वल टू h न्यू, इन दोनों से मिलके बनी है। mc स्क्वायर इक्वल h न्यू, अगर LH इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो mc स्क्वायर h न्यू, ठीक है। न्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ c बाय लेमड़ा, ये एक स्क्वायर से c कट जाएगा तो बचा mc इक्वल टू h अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा का मान निकालना तो h अपॉन mc, लेमड़ा तरंग दैर्ध्य, h प्लांक नियतांक, m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, c की जगह मैं v भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंटम, यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग इज इक्वल टू संवेग। तो आप इन दोनों की जगह p भी लिख सकते हैं, लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। अगला, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2.8 × 10⁻23। हाँ, ये जो है डाउट वाला क्वेश्चन है, तो ये भी लास्ट में बताऊंगा मैं भी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कण का द्रव्यमान 1 ग्राम में वेग 100 मीटर सेकंड है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमको निकालना है, लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, मास दे रखा है 1 ग्राम, है ना, ये मास, इसको किलोग्राम में वही 0.001, v कितना 100, फॉर्मूला लगा लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, तो 6.626 10⁻34, 0.001 गुणित 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1, और ये 0.1 ऊपर ले जाए तो 6.623 10⁻34 0.1, तो 0.1 और इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया है 10⁻33, है ना, ये 33 है। चलिए आगे अपना अब्बाउ का नियम। अब्बाउ बताता है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। तो इसका जो है अब्बाउ सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में भरे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर में, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में, हायर एनर्जी लेवल में फील किए जाएंगे। ये प्रश्न कॉपर, और ये बार बार आएगा। कॉपर 29 का शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये वाला, आर्गन 3d10 4s1, ये एक्सेप्शन शो करता है। आपके जो है कॉपर और क्रोमियम केवल यही है 36 क्रिप्टॉन तक में जो एक्सेप्शन शो करेंगे, बाकी कोई भी एक्सेप्शन शो नहीं करेगा जो है कोर्स में। वो परमाणु कक्षकों के बढ़ने का क्रम बढ़ती ऊर्जा अनुसार होता है, यह नियम कहलाता है, ठीक है, ये वाला है उनका नियम अब्बाउ। तो अब्बाउ का नियम। क्रोमियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर तो 24, लास्ट में आ जाएगा 4s1 और 3d5, ये आधा भरा हुआ, ये आधा भरा हुआ, तो सही जवाब है 4s1 3d5। परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का सही क्रम क्या होगा, तो ये आप उस अब्बाउ सिद्धांत से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 5p 6s 4f 5d, ये क्रम है। कॉपर और क्रोमियम वाला ये समझा देते हैं आपको फिर से। क्रोमियम 24 अब्बाउ सिद्धांत के हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो के क्या है, यहाँ 4s1 है और यहाँ 3d5 है, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो 5 हो जाएंगे, और यहाँ अर्धपूरित हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, ये पूर्णपूरित या अर्धपूरित। और ये ऐसा किस लिए करते था कि स्टेबिलिटी मिल जाए इनको। और ये जो है डी ऑर्बिटल्स का शेप है अपना, ऑर्बिटल्स का शेप एक पेज ऊपर है अपना, उसको देख लेते हैं। एसपीडीएफ कक्षकों की आकृति एस कक्षक एस उपकोष में होता है, इसकी आकृति गोलाकार होती है, सभी अक्षों पर समान इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 होता है उसको बोलते हैं नोड। पी कक्षक 3 कक्षकों में px py pz में बटा हुआ है, ठीक है, इनकी आकृति डम्बेल डमरू जैसी होती है, और नोडल तल इनमें भी पाया जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डी कक्षक में 5 प्रकार के होते हैं, dxy dyz dxz dx2 y2 और dz2, 5 इसके अंदर भी है। और ये px वाला क्वेश्चन, px के अंदर कितने नोडल तल है, तो 1 है। तो ये वाला तो पढ़ ही लिया अपन ने, आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑर्बिटल की शेप देख लीजिए डी वाले की, dx2 मतलब x और y पे आपके लोब्स होंगे, तो xy अगर x और z पे लोब्स होंगे तो xz, जैसे ये x और y, ये x और y पे तो dxy, यहाँ x और z पे तो dxz, यहाँ y और z पे लोब्स हैं, y और z देखिए तो dyz, x और y के बीच में लोब्स है तो x2 y2, और z पे 2 बार है तो dz2, ये डी ऑर्बिटल की शेप है। s की स्पेरिकल होती है गोलाकार, और p की भी डम्बेल शेप होती है, लेकिन px केवल x ऑर्बिटल पे होगा, एक y पे ओवरलैपिंग होगी और एक d जो है z पे होगी, तो x y और z। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये इस पे डाउट था कि मैथमेटिकल थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। मैथमेटिकल सोल्व करने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा लगता है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान दे रखा है और ये इलेक्ट्रॉन की मास दे रखा है, हमको तरंग दैर्ध्य निकालनी है। ये गतिज ऊर्जा 2.8 10 की घात -23, गतिज ऊर्जा के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इसका मान दे रखा है, इधर लिख दिया 1/2 m की जगह इलेक्ट्रॉन का मास v² निकालना है, इसको इधर ले आते हैं तो 2.8 × 10 की घात -23, ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सारे नीचे आ जाएंगे 9.1 × 10 की घात -31। अब क्या करते हैं, 9.1 यही रहेगा, ये 10⁻31 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2.8 × 2 10⁻23 और प्लस का 31 माइनस का 23 हो जाएगा 10⁸। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.6, नीचे 9.1 को इससे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.6154 और 10⁸, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो इसका आया 0.784 और ये 10⁸ का हो गया 10⁴। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें हम, एक 10 उठा के यहाँ ले जाए, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 0.78 बन जाएगा 7.8 और 10⁻3, यानी ये v का मान आ गया। अब लैम्ब्डा = h/m/v, हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। h का मान 6.623 10⁻34, m मास इलेक्ट्रॉन का ये रहा, वेलोसिटी ये मैंने निकाली थी अभी, ये रही 6.623 10⁻34, 9.1 और 7.8 को साथ में ले लिया मैंने। यहाँ क्या किया, इसको देख ले, ये 10⁻31 और 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 31 प्लस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 28, ये माइनस का 28। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, 6.623 10⁻34, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो -34 और प्लस का 28 ये हो गया -6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो समथिंग 7.8 के समथिंग आ रहा, मतलब 70.8, तो इसको मैं 71 लिख सकता हूँ, तो 71 लिख दिया। इस 71 का इसमें डिवाइड किया तो आंसर आया 0.093 और ये 10⁻6 था, इसका हो जाएगा भाई, इसको 9.3 में बदलने के लिए मैंने 2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100 या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -6 पहले से था और 2 10 और बढ़ गए, 100 का मतलब 2 का 10 का पावर 2 ये, तो ये 10⁻ क्या हो गया -8 लैम्ब्डा की वैल्यू। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आखिरी क्लास में आ गए अपन परमाणु संरचना की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, ये बोरोन का 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 में अयुग्मित कितने हैं, कुछ मत कीजिए, यहाँ ड्रॉ करके देख लीजिए, 1 2 3 और 1 4, तो बचे कितने 2, आंसर क्या है 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक किसमें, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लीजिए, टाइटेनियम का लिख लिया कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, वेनेडियम का लिख के देख लिया कितना है 3, क्रोमियम का लिख के देख लिया, ये एक्सेप्शन शो करता है 3d5 4s1, तो 1 यहाँ और 5 यहाँ, सर्वाधिक 6 इसके अंदर, और आयरन में 4, केवल 4 ही है तो 4, तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्रोमियम वाला। Fe3+ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Fe3+ मतलब 26, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो कितना 23, तो ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2 यहाँ का और 1 यहाँ का चला गया, तो कितने रह गए 5, तो सही जवाब है इसका 5। क्रोमियम 3+ आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 3 माइनस कर दो बच्चे कितने 21, तो ओरिजिनल वाला तो ये है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 यहाँ का जाएगा और 2 यहाँ के जाएंगे, तो बच जाएंगे कितने 3, ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। Ni2+ में कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो निकल का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए सारे 36 ही है ना, हो सकता कल लाइव क्लास में पूछ लूँ मैं आप लोगों से, इसलिए याद कर लेना। 28 है, 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो हमारा 26 रह जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के चले जाएंगे, तो बचे कितना युग्मित 2, तो आंसर इसका 2। Cu2+ आयन के सबसे अंतिम स्थिति का उचित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अंतिम स्थिति Cu की 2 पॉजिटिव की, कॉपर का होता है 29 और 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसका मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देख के आए वो क्या है, एक तो है अपना 4s2 और 3d10 है ना, 4s1 है और 3d10, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का जाएगा और 1 यहाँ का जाएगा, तो बचा कितना 3d9, बस तो ये सही जवाब है इसका। क्वांटम संख्या आ गई अपनी, कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, आकृति, विन्यास और चक्रण के बारे में बताए,
ऐसे संख्याओं के 4 सेट को हम क्वांटम नंबर कहते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर। इसमें मुख्य ऊर्जा कोश के बारे में बताएगा, नाभिक से दूरी बताएगा, इसको KLMN या 1 2 3 4 से बताएंगे। अगली द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L का मान N के मान पर निर्भर करेगा। ये उप ऊर्जा या सब शेल्स को बताएगा, जैसे कि L का मान 0 है, मतलब उप ऊर्जा कोश है S। अगर L का मान P है तो ये P2 है तो D, 3 है तो F, ये। और इस तरीके से ये काम का है। n का मान अगर 1 है तो L के मान कितना होगा 1, वो भी 0। n का मान 2 है तो L के 2 मान 0 और 1, 0 S के लिए और 1 P के लिए। n इक्वल टू अगर 3 है तो उसके 3 मान हो जाएंगे 0, 1 और 2, 0 S के लिए, 1 P के लिए और 2 के लिए D। n इक्वल टू 4 है तो L के 4 मान 0, 1, 2 और 3, S, P, D, F। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षक के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा, और इसका मान निकालने के लिए 2l+1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये L के मान पर निर्भर करेगा। यदि L बराबर 0 है तो M हमेशा 0 होगा, और L का मान अगर 1 हुआ है ना, L का मान 0, M बराबर 0, मतलब S उपकोश के अंदर S ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है। अगर L का मान 1 है तो 2l+1 फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणित 1 + 1 बराबर 3 मान होंगे, -1, 0 और +1। अगर इस तरीके से L का मान 2 रख दें तो M के कितने हो जाएंगे 5 मान, ऋण 2 ऋण 1, 0 + 1 + 2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो डाउट में पूछा गया है। L बराबर 3 है तो F उपकोश 7 मान, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, 0 +1 +2 +3। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन को दिखाएगी। अगर इस तरीके का चक्रण है तो +1/2, इस तरीके का चक्रण है तो -1/2 वैल्यू होगी। कार्बन का एक उदाहरण लेके समझाया गया है, 1s2 2s2 2p2, ये इसका स्ट्रक्चर बना ले और इस तरीके से लिखे NLMS 1s2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, n का मान 1, ये मुख्य ऊर्जा स्तर, L का मान हमेशा 0 है, नहीं इक्वल टू 1 है तो आंख बंद करके L 0, और जब भी L 0 तो M भी 0, केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो लिख दी, 1 यहाँ 0 यहाँ 0 और ये माइनस। ये कौन सा रूल आ रहा है यहाँ पे, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है, कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगला है 2s2, तो n का मान है 2, अगर n 2 है तो L के 2 मान होंगे 0 और 1, है ना, 0 और 1, 0 होगा S के लिए, 1 P के लिए, लेकिन यहाँ S है तो दोनों बार में मान के रख दो 0, ये 0 है तो ये भी 0 और +1/2 -1/2। यहाँ P आ गया है तो n का मान 2, L का मान अब हो जाएगा 1, चूंकि P ऑर्बिटल इसलिए 1, और ये 1 है तो 2l+1 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मान आएंगे, ऋण 1, 0 +1। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ऋण 1, दूसरे के लिए 0, बाकी तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है क्या, अभिविन्यास को बताती चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी एक परमाणु के लिए डाउट पूछा गया, ध्यान दें, किसी एक परमाणु के लिए n बराबर 3 L बराबर 2 तो m का मान क्या होगा। अब यहाँ देखो, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर n बराबर आपका 3 है और L बराबर 2 है, ठीक है, n बराबर अगर 3 हुआ तो L के कितने मान पॉसिबल है, 3, 0, 1 और 2। ध्यान देना, 0 होगा S के लिए, 1 होगा P के लिए और 2 किसके लिए होगा, D के लिए, और यहाँ L क्या है 2, इसका मतलब D ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर L का मान आपका कितना आ रहा है 2 है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2l+1 वाले में, तो 2 गुणित 2, L का मान कितना है 2, ये +1 तो 5 मान होंगे। तो D ऑर्बिटल में 5, मतलब D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, DXY DYZ ये मैं नाम बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनके मान क्या होंगे 5 मान, 5 मान क्या होगा, इसका होगा ऋण 2, इसका होगा ऋण 1, इसका 0 +1 और +2। तो ये रहा ऑप्शन उसका, ऋण 2 ऋण 1 0 +1 +2। ये समझ में नहीं आया था तो अब उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। बेरिलियम 4 के 4th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, चौथा वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम का, उसकी क्वांटम नंबर पूछी हुई है। यहाँ करते हैं, ये बेरिलियम 4 लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 2s2, और इस इलेक्ट्रॉन की पूछ रहे तो n का मान होगा 2, L का मान ऐसे तो 0 होगा, M का मान भी 0 होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये मान देख लीजिए कहाँ है, n बराबर 2, L बराबर 0, 0 और -1/2, बस। तो ये सही, कुछ ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं। किसी एक उपकोश में कुल कक्षों के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर L का मान क्या होगा, तो L का मान हम ये से निकालेंगे 12+1 से।
2p कक्षक के लिए सही मान क्या होगा, p के लिए हमेशा n बराबर होगा 2 और l का मान क्या होगा 1। ये रहा बस। तो ये आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इधर देख लीजिए, कुछ जो अगर नए जिन्हें समझ नहीं आ रहा तो आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया है ना, मनीष सर वाला जो चैनल है मुजाविदिया मनीष, वो आपने सब्सक्राइब किया, इधर देखिए ये सब्सक्राइब किया, बेल आइकॉन को प्रेस किया, और जब आप इस चैनल के अंदर जाएंगे होम वीडियो प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट आ गई आपकी, और प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के अभी तक का आज का वीडियो छोड़ के 21 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो सारे वीडियो अगर आपके पुराना कुछ छूट गया तो उसके अंदर देख लें आप, सारे वीडियोस अभी तक की जितनी भी क्लास लगी हैं आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चैनल सब्सक्राइब करके उस चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाना। प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो के साथ मनीष सर के भी जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी क्लासेस हुई है उन सारे वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री के वीडियो। तो उम्मीद है जो रिवीजन क्लास आपके समझ में आओगी। एक चीज़ फिर से याद करा दूँ, 1 या 2 दिन के अंदर 3 बजे के समथिंग है ना, 3 PM आपकी लाइव क्लास होगी केमिस्ट्री की, ओनली केमिस्ट्री। और अभी तक जितने पढ़ाए हैं मैंने उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, समथिंग 20 क्वेश्चन होंगे, जितनी भी देर में पूरे हो जाएं। आपका रियल टेस्ट जो आप लोग कमेंट करते हो, जो भी चीज़ें बोलते हो, तब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कि आपको रिवीजन क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।